यहाँ पे हमसे सवाल किया जा रहा है डिस्कस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन को डिस्कस करना है। देखिए अगर हम बेंजीन की बात करें तो बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6। बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6 और एक्सरेज एनालिसिस से हमें क्या पता लगता है, एक्सरे एनालिसिस से पता लगता है कि बेंजीन के अंदर sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। सही ना। बेंजीन का स्ट्रक्चर रेगुलर फ्लैट हेक्सागोन है। बेंजीन का जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर है बिल्कुल रेगुलर फ्लैट हेक्सागोन, रेगुलर और साथ में क्या फ्लैट हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है इनका, हेक्सागोनल रेगुलर फ्लैट हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है इनका बिल्कुल, ठीक है ना। और इसके अंदर कौन सी हाइब्रिडाइजेशन है, इसके अंदर है sp2 हाइब्रिडाइजेशन। अब sp2 हाइब्रिडाइजेशन से क्या होता है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन से कुछ इस तरह से होता है कि हमारे पास टोटल 6 कार्बन एटम्स हैं। मैं यहाँ पे आपको पूरे 6 कार्बन एटम्स एग्जैक्टली समझाने की कोशिश करता हूँ। तो एक कार्बन एटम, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा, ये हमारे पास 6 कार्बन एटम्स हैं। एक सेकंड थोड़ा सा इसको और अच्छे तरीके से ड्रॉ कर लेते हैं। लेट से छठा कार्बन एटम यहाँ पे लगा लिया और एक कार्बन एटम यहाँ पे। तो हर कार्बन एटम के पास 3 sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स होंगे। इस कार्बन के पास एक sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है, यहाँ पर एक sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है, यहाँ पर एक sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है। ये sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल, ये भी sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल और ये भी sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल। इस कार्बन के पास भी एक sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल आ गया, इस कार्बन के पास एक sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल आ गया और इस कार्बन के पास भी एक sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल आ गया। सही ना। फिर दूसरे वाले कार्बन के पास भी एक sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल आ गया, यहाँ पर एक और sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल आ गया। सही ना। फिर इस कार्बन के पास भी एक sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल आ गया, ठीक है। अब इस कार्बन की बात करें तो इस कार्बन के पास भी एक sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल और यहाँ पर भी sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल। सबके पास sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स आ चुके हैं, ठीक है। यहाँ पर इस कार्बन की बात करें, इस कार्बन के पास भी एक sp2 और sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स आए हुए हैं। सही ना। sp2 और sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है। इस कार्बन के पास भी क्या है, एक sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल आ गया और फिर इस कार्बन के पास भी एक sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल और फिर यहाँ पे भी इस कार्बन के पास भी एक sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल आ गया। सही है। तो अगर आप यहाँ पर देखते हैं गौर से तो यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल के दरमियान में एक सिग्मा बॉन्ड बना हुआ है, फिर यहाँ पे दूसरा सिग्मा बॉन्ड बना हुआ है, ठीक है ना। फिर यहाँ पे तीसरा सिग्मा बॉन्ड बना हुआ है कार्बन कार्बन के दरमियान में, फिर यहाँ पे चौथा सिग्मा बॉन्ड बना हुआ है, यहाँ पे पांचवा सिग्मा बॉन्ड बना हुआ है और यहाँ पे छठा सिग्मा बॉन्ड बना हुआ है कार्बन और कार्बन एटम्स के दरमियान में। अब देखें कार्बन के पास आपको नजर आ रहा होगा 6 sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स की वैलेंसीज खाली है। तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन लग जाएगा, 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 यहाँ पर एक हाइड्रोजन लग जाएगा। सही ना। और यहाँ पे एक हाइड्रोजन लग जाएगा। तो अगर आप देखें तो यहाँ पर एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ आ गया, एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ आ गया, फिर एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ पर आ गया, एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ पर आ गया। सही ना। एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ पर आ गया और एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ पर आ गया, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या बोलूँगा, टोटल सिग्मा बॉन्ड्स कितना हो गया। देखें कार्बन और कार्बन के दरमियान में अगर देखा जाए अच्छा मैं इसको एंड में लिखता हूँ, यहाँ पे साइड पे लिखता हूँ, कार्बन और कार्बन के दरमियान में 6 सिग्मा बॉन्ड्स हैं, 6 सिग्मा बॉन्ड्स हैं, ठीक है ना। इसी तरह से अगर हम कार्बन और हाइड्रोजन की बात करें तो कार्बन और हाइड्रोजन के पास भी 6 सिग्मा बॉन्ड्स हैं। अच्छा अगर कार्बन और कार्बन के दरमियान में बात करें तो कार्बन कार्बन के दरमियान में जो बॉन्ड है वो sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल के दरमियान है। इसी तरह से कार्बन और हाइड्रोजन की बात करें तो ये हैं sp2 और s ऑर्बिटल्स के दरमियान में बॉन्ड। अच्छा टोटल हो गया 12 सिग्मा बॉन्ड्स। अब हर कार्बन के पास ना pz ऑर्बिटल भी है, जैसे यहाँ पे एक pz ऑर्बिटल है, यहाँ पे एक pz ऑर्बिटल है। सही ना। इसी तरह से इस कार्बन के पास भी क्या है, एक pz ऑर्बिटल है, यहाँ पे इस कार्बन के पास भी एक pz ऑर्बिटल है, इस कार्बन के पास भी एक pz ऑर्बिटल है, इस कार्बन के पास भी एक pz ऑर्बिटल है और इसी तरह से इस कार्बन के पास भी एक pz ऑर्बिटल है। सारे pz ऑर्बिटल हैं, ये pz ऑर्बिटल, pz ऑर्बिटल, pz ऑर्बिटल और pz ऑर्बिटल्स। इन pz ऑर्बिटल्स के दरमियान में क्या है कि डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन है। जैसे यहाँ पे pz और pz ऑर्बिटल के दरमियान में डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर भी है, यहाँ पे भी dz ऑर्बिटल्स के दरमियान में लोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पे डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स है। सही ना। यहाँ पे भी डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स है और यहाँ पे pz ऑर्बिटल्स के दरमियान में डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन है। तो ये पूरा एक बेंजीन का पूरा स्ट्रक्चर आ चुका है। तो मैं यहाँ पे आपको समरी लिख देता हूँ, इसको आप गौर से देख लेंगे। पूरा स्ट्रक्चर जो इतना खूबसूरत से मैंने बनाया है स्ट्रक्चर, इसको अपने पास बनाने की कोशिश जरूर कीजिएगा। तो मैं यहाँ पे इसके पॉइंट्स लिख देता हूँ कि इन बेंजीन, अगर हम बेंजीन की बात करते हैं, इन बेंजीन टोटल कितने सिग्मा बॉन्ड्स है, 12 सिग्मा बॉन्ड्स है
और कितने पाई बॉन्ड्स हैं, +3 पाई बॉन्ड्स हैं। जो पाई बॉन्ड्स हैं वो पीजेड ऑर्बिटल्स के दरमियान में है, और यहाँ पे 6 सिग्मा बॉन्ड्स है वो कार्बन कार्बन के दरमियान में है। 6 सिग्मा बॉन्ड्स कार्बन कार्बन के दरमियान में है, और कार्बन हाइड्रोजन के दरमियान में 6 सिग्मा बॉन्ड्स हैं। कार्बन कार्बन वाले जो है वो sp2 ऑर्बिटल्स के दरमियान में है, और ये वाले sp2 और s ऑर्बिटल के दरमियान में है। ये जो पाई बॉन्ड्स हैं ये डी लोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो कि अपनी जगह पे फिक्स नहीं है। डी लोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स है, डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स है, और इनके अंदर रेजोनेंस मौजूद है। सही ना, इसके अंदर क्या मौजूद है, रेजोनेंस मौजूद है, यानी कि जो और पाई बॉन्ड्स है वो बेसिकली रेजोनेट करते रहते हैं, घूमते रहते हैं। जब घूमते रहते तो स्टेबिलिटी किस वजह से आती है, स्टेबिलिटी आती है हमारे पास कि रेजोनेंस एनर्जी कंज्यूम हो जाती है। बिकॉज ऑफ रेजोनेंस एनर्जी कंज्यूम्स, यहाँ पे लिख देता हूँ बिकॉज ऑफ रेजोनेंस, बिकॉज ऑफ रेजोनेंस रेजोनेंस एनर्जी क्या हो जाती है, कंज्यूम हो जाती है, एनर्जी कंज्यूम हो जाती है, एनर्जी रिलीज हो जाती है, एनर्जी रिलीज होती है। तो उसकी वजह से क्या होता है, एनर्जी जो रिलीज होती है वो कहलाती है रेजोनेंस एनर्जी। एनर्जी रिलीजेस वो कहलाती है कॉल्ड रेजोनेंस एनर्जी। रेजोनेंस एनर्जी रिलीज होती है, रेजोनेंस एनर्जी जो होती है वो रिलीज हो जाती है। और जब रेजोनेंस एनर्जी जब रिलीज होती है तो होता क्या है कि ग्रेटर स्टेबिलिटी आती है। जितना एनर्जी कम होगी उतना स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, तो स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। अच्छा, यहाँ पर अगर देखा जाए तो बॉन्ड एंगल जो होता है वो बॉन्ड एंगल होता है 120 डिग्री। बॉन्ड एंगल जो होता है वो होता है 120 डिग्री, और साथ में जो यूनिट ज्योमेट्री होती है वो होती है, यूनिट ज्योमेट्री होती है ट्राइगोनल, यूनिट ज्योमेट्री होती है ट्राइगोनल, और ओवरऑल ज्योमेट्री होती है हेक्सागोनल। ओवरऑल ज्योमेट्री हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि हेक्सागोनल होती है। यहाँ पे हमारा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ट्रीटमेंट, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ऑफ बेंजीन खत्म हो गई। होप यू गेट द आंसर।